गुड इवनिंग बच्चों। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, तो आज भी जो पेपर ये सामने आपको दिख रहा है, ये 2023 का है, 2023 का पेपर है। तो उसमें जो क्वेश्चंस थे साइंस के, तो वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ जो और थोड़ी बहुत चीजें होंगी वो मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, खाने का जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो बताएं इसका रासायनिक सूत्र क्या है। और ये आपने अभी आपको याद कर लेना ही है, वो किया ही होगा। करेक्ट। इसका जो खाने का सोडा होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3। और ये जो होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये आपका होता है धावन सोडा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इन दोनों में अंतर पूछ सकते हैं। अब इसमें यहाँ खाने का सोडा पूछा है क्वेश्चन में, धावन सोडा पूछ सकते हैं, या आपका लाइम स्टोन है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप चूना पत्थर भी कहते हैं ना, ये आपकी एक टेबल आपकी किताब में दी गई है, तो वो टेबल याद कर लेना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखते देखते इतना मैंने जाना कि आपकी बुक से बाहर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी बुक के ही क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अपने बुक की एक एक लाइन अच्छे से पढ़ ली तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। तो अपनी ही किताबें अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारे उत्तर वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था खाने का सोडा, उसका जो फॉर्मूला था वो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है। तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो अब आप इसमें से बताएं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। ठीक है। हम्म कुछ लोग एक बोल रहे हैं, कुछ लोग तीन बोल रहे हैं। बेटा देखो, जो मोम का पिघलना है, तो मोम जब गर्म करते हैं तो मोम पिघलता है, लेकिन ठंडा होने पे वो फिर से ठोस होने लगता है ना, वापस से मोम बन जाता है। तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं हो सकता है ना, वो फिजिकल चेंज है, यानी कि जिसको हम वापस उसके मूल रूप में ला सकते हैं। चीनी का शरबत भी, इसमें भी आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। आ, ये जो मतलब जो ये लोहे में जो जंग लगना, अच्छा पहले ये देख लो, नमक और पानी का घोल, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जो जंग लगता है, मतलब जब लोहा वायु के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें जो जंग लगता है ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वापस से लोहे को, मतलब साधारण सीधे तरीके से हम उसको वापस उसकी मूल रूप में नहीं ला सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, ये क्योंकि ये इसी की, तो मैं इसको पढ़ देती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा होगा वो दिख जाएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं। क्वेश्चन समझे, यानी कि परमाणु संख्या जो है वो बराबर है, लेकिन जो भार है वो अलग है ना, द्रव्यमान या जो मास है, मास नंबर जिसको बोलते हैं, परमाणु भार वो अलग है। तो ऐसे परमाणुओं को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए, जो क्लियर नहीं हो रहा था, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, उसका मतलब भी बता दिया है। करेक्ट। इसका ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है, समस्थानिक, है ना, इनको आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। और आपकी किताब में जैसे दिया गया है, एक एग्जाम्पल हाइड्रोजन का दिया गया है, तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, तो वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। कौन से होते हैं तीनों आइसोटोप्स आपके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इनके फॉर्मूले याद कर लेना, मैंने कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कहीं देखा था, तो पूछा जा सकता है। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब परमाणु संख्या बराबर ही है, वो क्या होती है।
जो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, और जो मास नंबर यानी कि जो ये भार होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जो हमारे नाभिक में होते हैं। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो चारों ओर ऐसे हम लोग दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहर की तरफ होते हैं, नाभिक में नहीं होते। ठीक है, तो ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन है फोर्थ वाला। जिप्सम ऐसा है किसका है। देखो एक क्वेश्चन इसका लास्ट वाले पेपर में भी था, तो यानी कि ये ओर्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और आपकी बुक में इसका एक टेबल दिया हुआ है और उसी में से ही आ रहा है, तो वो टेबल अच्छे से याद कर लो। ठीक है, लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था लेड वाला, है ना, गलेना किसका ऐसक है लेड का, और अब इसमें पूछा गया है कि जिप्सम किसका ऐसक है, तो बताओ। क्या हुआ? हम्म। हम्म, अरे बड़े मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। जिप्सम किसका ऐसक है, बच्चों पढ़ा नहीं है लग रहा है। हम्म, आज जाके इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। देखो एक क्वेश्चन इसमें था, इससे पहले वाले पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें गैलेना पूछा था, और गैलेना था लेड का ऐसक, और ये जो जिप्सम है ये कैल्शियम का ओर होता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक, इसको याद कर लेना। ये तुम्हारा बुक में एक टेबल है जिसमें दिया गया है, जिसमें आयरन का भी ओर दिया गया है हेमेटाइट, और कॉपर का दिया गया है आपको कॉपर सल्फाइड, जिंक का है आपका जिंक कार्बोनेट कैलेमाइन। ठीक है, एक टेबल है, चार पांच उसमें दिए गए हैं, उससे बाहर नहीं आएगा, उसको तो याद कर ले। ठीक है, याद नहीं है अभी, एक दो क्वेश्चंस आंसर अलग अलग आ रहे हैं, आप ही की बुक में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। देखो अभी 2 साल के पेपर हमने किए और उसमें ये क्वेश्चन आ रहा है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लो। ठीक है, सारे याद कर लो, जरूरी नहीं है कि यही आए, आपकी बार आयरन का पूछा जा सकता है, जिंक का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सूत्र भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम का जो ये आयसक है इसका सूत्र क्या है, तो ये कैल्शियम सल्फेट है, तो वो भी पूछा जा सकता है। तो पूरी टेबल आपको याद करनी है एज इट इज, जैसे आपकी किताब में दी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है। ये तो आसान है, आपको पता है जल का फॉर्मूला क्या होता है, साथ साथ जल का फॉर्मूला भी लिखो। हम्म, करेक्ट। ऑप्शन टू बता रहे हैं कि आंसर टू बता रहे हैं। एनीवेज, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि दो। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी यानी कि संयोजकता होती है वो दो होती है। ठीक है, और दो क्यों क्यों होती है, क्योंकि वो दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जल का जो फॉर्मूला है H2O। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। वैलेंसीज याद कर लेना, ये जिस जिसकी भी पूछी जाती है, जो भी आपकी बुक में एग्जाम्पल्स दिए हैं, उदाहरण जो भी आपकी किताब में दिए गए हैं, जो चित्र आपको दिए गए हैं, उसके साथ कहीं छोटा सा कोई नोट लिखा गया है किताब में, या कोई जैसे ना जो आपके बोल्ड में दिए जाते हैं किताब में, थोड़ा सा डार्क में दिया गया है, ऐसी चीजों को जरूर इंपॉर्टेंट नोट कर लो, कहीं एक अलग से रजिस्टर बना के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लो। ठीक है, अपनी किताब के ही नोट्स बनाने हैं, कुछ और नहीं, तो इतना तो हो जाएगा, तो क्वेश्चन सब हो जाते हैं। निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, कौन सा सेट इन चारों में से कौन सा वाला सही है क्लोराइड आयन के लिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्लोराइड आयन, तो कौन सा वाला इसमें से सही ऑप्शन होगा, बताएं। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है ना। क्लोराइड आयन, सिर्फ क्लोराइड होता या क्लोरीन होता तो अलग हो जाता, तो क्लोराइड आयन, इसका ध्यान देने की जरूरत है। हम्म,
कुछ लोगों ने जवाब ये दूसरा वाला भी दिया है। देखो बेटा, दूसरा वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब आयन की स्थिति होती है तो आयन में प्रोटॉन की संख्या तो बराबर रहती है, जो कि आपकी क्लोरीन के स्टेट में होती है। क्लोरीन में 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आयन के केस में उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, ऊपर ऐसे माइनस आ जाता है। इसका मतलब है कि उस एक इलेक्ट्रॉन और उसके पास आ गया है ना। नेगेटिव चार्ज का मतलब यही होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, और नेगेटिव का मतलब होता है, ऊपर जो माइनस साइन होता है उसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया है। तो क्लोराइड आयन के केस में चौथा ऑप्शन सही होगा, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ क्लोरीन पूछा जाता तो पहला ऑप्शन सही होता, 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ आयन पूछा गया है तो उसके केस में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे थोड़े कंफ्यूजिंग कभी कभी लगते हैं, और सारे ऑप्शन भी सही लगने लगते हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ के करना है। लगता है कि हमें सब आता है, बट क्वेश्चंस बहुत आसपास ही होते हैं, ऑप्शंस भी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है ये वाला, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? हम्म कौन सी इन चारों में से प्रोड्यूसर गैस है? ये भी आपकी बुक में है, बताएं। बड़े मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। जो ये पहला वाला है CH4, देखो मैं बोल रही हूँ, बोलने पे ध्यान देना। पहला ऑप्शन है CH4 प्लस CO प्लस H2S। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गोबर गैस। ठीक, ये भी याद कर लो, चाहो तो लिख लो। जो ये पहला ऑप्शन है ये गोबर गैस है, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वाले पेपर में हो सकता है आपसे यही पूछ ले। CO प्लस H2 जो होता है ये आपकी है वाटर गैस। ठीक, और CO प्लस N2, देखो दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। CO प्लस N2 जो है वो आपकी प्रोड्यूसर गैस है, और CH4 आपका मिथेन है। ठीक है, तो ये चारों भी आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन में जो चारों चीजें दी हैं वो भी आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या है। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है, या कौन सा वाटर गैस है, या कौन सा गोबर गैस है। राइट, तो सबके फॉर्मूलेज आपको, इक्वेशन सबकी पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? बताओ। ये एट्थ क्वेश्चन नहीं है, ये 98 क्वेश्चन है। ये एक्चुअली मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया है। 98 क्वेश्चन है, आपके 91 से लेके 125 तक जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपके साइंस से रहते हैं। ठीक है, तो बताएं। बताएं, 98 वाले का क्या है आंसर? फोर्थ ऑप्शन, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये भी आपकी बुक में है। एक मैंने देखा था, उसमें कहीं बॉक्स में इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है कि असंतृप्त और संतृप्त क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है, पहले तो ये समझ लो कि ये होता क्या है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, है ना। हाइड्रोकार्बन का ही मतलब हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन का ही कोई एक कंपाउंड बन रहा है। ठीक, ठीक है, अब उसमें बॉन्डिंग होती है। ठीक, मतलब हाँ बॉन्डिंग होती है। तो संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त में क्या होता है कि जो आपका कार्बन कार्बन है उसमें एकल बंध होगा, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, और जो उसकी चारों वैलेंसी हैं वो उसकी आपकी सेटिस्फाई हो रही होंगी, यानी कि वो संतृप्त होता है। ठीक है,
कार्बन, तो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और आपका असंतृप्त हो गया जिसमें आपका द्विबंध या त्रिबंध होगा, यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इन केस में जो ये चारों आपको दिए हैं, मीथेन देखो CH4 होता है, एथेन होता है आपका C2H6, और एथिलीन और प्रोपेन, प्रोपेन होता है आपका C3H8। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका एथिलीन है। ठीक है, एथिलीन होता है आपका C2H4, ठीक, जिसमें डबल बॉन्ड होता है एथिलीन में। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 3। और ये सारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए गए हैं, सारे के सारे, टोटल एक एक आपकी किताब में वहां पे एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं। तो बुक खोलना अभी, इस क्लास के बाद बुक खोलना और उस चैप्टर पर जाना, और वहां पे बॉक्स में ये दिया गया है। ठीक है, 99th क्वेश्चन ये पढ़ो, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? चलो इसको करो। हाँ, इसका ऑप्शन क्या है? तो सब लोगों ने ऑप्शन दिया है 3। हाँ, ये सही है। ब्रास जो है वो तांबा और जिंक का अलॉय है। बाकी सब भी याद कर लेना, जैसे जो आपका ये टिन और तांबा है ये आपका ब्रॉन्ज है, लेड और जो टिन है वो सोल्डर है, और लोहा और क्रोमियम जो है ये आपका स्टील है, स्टेनलेस स्टील। और इन चारों की भी एक टेबल आपकी किताब में दी गई है। तो आप समझ लो कि क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं, तो वो पूरी टेबल याद कर लेना। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। अब बस याद करना है, 5-6 साल के पेपर्स उठाओगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको जूम कर दे रही हूँ। एक मिनट। हम्म क्वेश्चन है ये वन, अच्छा क्वेश्चन है ये 101। अच्छा लो, वो स्क्रीनशॉट में वो नहीं आया। 101 क्वेश्चन है, यदि गैस तथा द्रव्य में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताओ।
ठीक है, क्वेश्चन समझे। गैस तथा द्रव्य में ध्वनि का जो वेग है वो क्रमशः x1 और x2 है, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हम्म। गुड, आंसर सही आ रहे हैं। x1 लेस देन x2, ठीक है। यानी कि जो x2 है वो द्रव्य में है और x1 गैस में है, और हमें पता है कि जो ध्वनि है वो ठोस में, उसकी जो चाल है वो ठोस में सबसे ज्यादा होती है, फिर द्रव्य में उससे कम, और गैस में सबसे कम। ठीक है, तो ये ऑर्डर पता होना चाहिए। क्वेश्चन अब इस तरह से बदला जा सकता है, हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि जो वो क्रम है वो क्या है। ठीक, जब क्वेश्चन करो पढ़ो तब इसी तरीके से नोट्स बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का जो लेंस है, हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है? अभिसारी होता है, अपसारी होता है, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, या इसमें से कोई भी नहीं? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म। करेक्ट। हाँ, तो ऑप्शन आ रहे हैं, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है। जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो अभिसारी होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है। हम्म। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो क्वेश्चंस को उस तरह से ध्यान से पढ़ना। तो अब कौन सा मिलान सही वाला है वो हमें ढूंढना है। तो पहला है कि पंखे के जो ब्लेड होते हैं उनकी गति को वृत्तीय गति गति कहते हैं। मार्च पास्ट करते जो सिपाही होते हैं उनकी गति को घूर्णन गति। झूलते रेखीय गति बच्चे की गति सरल गति। या सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की जो गति है दोलन गति। तो अब इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? ठीक है, जो पंखे की जो ब्लेड की गति होती है वो एक सर्कुलर मोशन में, यानी कि ऐसे वृत्त है ना, उस वृत्त बनाती है ना, एक सर्कल सा बनाती है, सर्कुलर मोशन। तो ये सही है। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है कि जब वो अपनी ही एक्सिस पे घूमता है। तो मार्च पास करते हुए जो सिपाही हैं वो तो सरल गति करते हैं ना, एक ही रेखा में ऐसे घूमते जाते हैं। ठीक है, तो वो घूर्णन गति नहीं हो सकती। झूलते रेखीय गति बच्चे की गति। तो जो झूलता जो बच्चा होता है वो जो झूला होता है वो आपका कौन सी गति होती है? वो आपका दोलन गति होती है। और सूर्य के चारों ओर जो घूमती है पृथ्वी, वो आपका वो भी वृत्तीय गति होती है। ठीक है, वो दोलन गति नहीं होती। ठीक। और इसके जो ये चारों आपके एग्जाम्पल्स हैं ये आपके बुक में दिए गए हैं। मतलब गति के बारे में बता रखा है, एग्जाम्पल्स हो सकता है उसमें एक दो ना हो, लगभग हैं वैसे सब। तो बुक में से इसको एक बार कर लेना। ठीक है, जो भी आपके वहां पे एग्जाम्पल्स दिए गए। अच्छा, ये है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मयी ऊर्जा का मात्रक क्या है? हीट एनर्जी की यूनिट बताएं। 104 क्वेश्चन। अभी भी बड़े मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, सबका एक ही जवाब आना चाहिए। अभी हम लोगों ने किया हुआ है और ये मात्रक आप लोगों ने याद किए ही होंगे। इनकी सबकी यूनिट याद कर लो। ऊष्मीय ऊर्जा का क्या मात्रक होगा? ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है फोर्थ, जूल। हम्म। गुड।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 105। हाँ। देखो, इस पे पिछले वाले उसमें भी एक क्वेश्चन था नवीकरणीय ऊर्जा पर, और शायद पिछले वाले पेपर में था नवीकरणीय ऊर्जा। तो यानी कि ये सोर्सेस पूछे जाते हैं। तो देखो, 2 साल के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि अब ये चीज आपको कर लेनी है, ठीक है। तो एक टेबल, एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम आप लोगों की बुक में बना हुआ है। कम से कम वो तो याद कर लीजिए कि नवीकरणीय के एग्जाम्पल्स कौन से हैं और अनवीकरणीय के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, ठीक है। तो दोनों टाइम क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा पहचाननी है आपको, कौन सी है। तो बताएं कौन सी है। करेक्ट। तो वो है पहली, पेट्रोलियम गैस। पता होना चाहिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय का अर्थ क्या होता है, पिछले वाली क्लास में भी मैंने बताया था। तो अनवीकरणीय का मतलब जो हमें सीमित सोर्स है ना, हमें मिलता नहीं रहता है, वो एक सीमित है। तो इस केस में पेट्रोलियम गैस है। और शायद पिछली वाले जो क्वेश्चन जो पिछला क्लास में हम लोगों ने किया था उसमें नवीकरणीय पूछा था, जिसमें सौर ऊर्जा उसका ऑप्शन था। तो यानी कि अब ये क्वेश्चन देखो 2 बार आ गया है, ठीक है। इसको कर लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, जो रिपीट हो रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि उसके आसपास की और भी जो चीजें हैं वो भी पढ़ ली जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ध्वनि परावर्तन क्या होता है वो पता होना चाहिए। और इसमें ये कहा गया है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है। तो बताएं। देखो, ध्वनि पे ये दूसरा क्वेश्चन है। एक पहले ऊपर आया था ध्वनि पे, जिसमें ठोस, गैस और द्रव्य का पूछा गया था। और अब ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ध्वनि वाला जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी तो सेम ही ईयर के पेपर में आ गया है। ऑप्शन क्या है। हाँ, इसका ऑप्शन है आपका 3, खिलौना टेलीफोन, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होती है। प्रतिध्वनि होती है जैसे कि मान लो एक बड़ा सा हॉल है ना, खाली हॉल है, जब तुम्हारी आवाज जाती है तो एक बार अपनी आवाज दोबारा से सुनाई देती है, तो वो होती है प्रतिध्वनि। और अनुरणन यानी कि ये आपका गूंज है बेसिकली, है ना। तो गूंज में जो परावर्तन होता है वो बार बार होता है, मतलब वो जो कंपन है वो हमको बार बार फील होती है। जो खिलौना टेलीफोन है तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो ऑप्शन आपका है 3, खिलौना टेलीफोन। तो ध्वनि परावर्तन पे भी देखो क्वेश्चन आया है, ध्वनि पे 2 क्वेश्चन है, इसको कर लेना। आ, फिर है निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर का नाम है। तो अभी आपका ये कंप्यूटर वाले क्वेश्चन में से आ गया है। आ, ये है क्वेश्चन नंबर 107। जल्दी बताओ कौन सा ब्राउजर है। क्या आंसर होगा इसका।
ओह, बड़े मल्टीपल आंसर है। नहीं बेटा, इसका आंसर है नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप जो है वो एक ब्राउजर होता है। ठीक है, इसको याद कर लो। ये एग्जाम्पल ऑफ ब्राउजर आपकी बुक में दिए गए हैं, तो ये याद कर लेना। कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, इस बार आप लोगों के चैप्टर्स में ऐड किए गए विज्ञान में, तो इस बार ये आ सकते हैं। राइट, ये पिछली बार का ही है, देखो 2023 का ही है, तो इस बार और क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो कौन आया। ए, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता। ठीक है, फिर बी लिखा हुआ है, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। अब ये दो आपको कथन दिए गए हैं और इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर बताएं जी। इसमें ऑप्शन 3 है बेटा, ए एंड बी दोनों। ठीक है, दोनों ही विकल्प सही हैं। ठीक है, जब प्रकाश की किरण आपकी प्रकाशिक केंद्र से जाती है तो वो उसे सीधे ही गुजर जाती है, तो उसमें विचलन नहीं होता। और जो आपके ट्रैफिक अवलोकन के लिए जो दर्पण का यूज होता है वो आपके उत्तल दर्पण ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग, जो हमारे ब्लड में जो ये रेड कलर आता है ना, ये किसके कारण होता है? ऑक्सीजन के, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? तो इसका आंसर बताएं। ये आप सबको पता भी है। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में ये ब्लड का जो रेड कलर होता है ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थे 109 पे, अब आते हैं हम लोग 110। ठीक है, हाँ, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किससे? अमीबा से, एंट अमीबा से, या पैरामीशियम से, या प्लाज्मोडियम से? हम्म इसका सही आंसर फोर्थ है। काफी लोगों ने इसका जवाब दिया भी है। तो जो मलेरिया रोग है वो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 111। सर्वदाता रुधिर वर्ग है, ये हमारे ब्लड ग्रुप है, तो इसमें से सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है ना? ये हमारे 4 ब्लड ग्रुप हैं, ये तुम्हें पता ही है, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, ए बी ओ, है ना? तो इसमें से सर्वदाता रुधिर कौन सा है? ग्रेट, तो ये आपको पता है ना? ये फोर्थ होता है, ओ। जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112। इसमें ये आपसे पूछा गया है कि केचुए में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से उत्सर्जी अंग कौन सा है? इसका आंसर टू, ऑप्शन 2 सही है ना? काफी लोगों ने जवाब भी दिया है।
ये देखो पिछली बार भी आया था, जिसमें बर्ड्स का पूछा गया था ना, पक्षी का जो एक्सक्रीटा होता है उसमें क्या होता है। तो यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपके जिस चैप्टर में है वो चैप्टर आप अच्छे से कर लेना। अब आता है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, श्रवणेंद्रिय है कौन सी है, तो पता ही होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 113। बताएं 113 का आंसर क्या है। ग्रेट। इसका आंसर वन है, ठीक है। सुनने वाला, तो ये हमारे चार जो हमारे वो सेंसेस हैं, तो उसमें से जो कान है वो हमारा सुनने वाला, जहां से हम लोग सुनते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन डी की कमी से होता है, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताएं। एनीमिया, रतौंधी, दांतों में सूजन या सूखा रोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, विटामिन की जो डेफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन बी क्या है। जैसे पिछले वाले पेपर में भी आपका जो 2025 वाला हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें ये पूछा गया था कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है। तो विटामिन से रिलेटेड कुछ इस तरह के नोट्स बना लो, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आते ही है, मैंने और भी पेपर्स में देखा है। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका। करेक्ट। इसका आंसर है सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग जो है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है, और जो रतौंधी है ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। ये भी मैंने कहीं देखा था इसी पेपर में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इसमें ये पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है। इजी है, तो इन चारों में से कौन सा है। जिनको नहीं पता, कुछ लोग अभी थर्ड वाला बोल रहे हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है यकृत। आपका जो लिवर है वही सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ठीक है। ये आपकी बुक में दिया भी गया है, पहली लाइन में ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, जिसमें पूछा गया है, मैं इसको पढ़ दे रही हूँ, ध्यान से सुन लो। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन इन चारों में से किसमें होता है। तो ये थर्ड ऑप्शन तो मैं भी नहीं पढ़ पाई। इसमें हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। मुकुलन विधि से प्रजनन होता है हाइड्रा में। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो काफी लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया भी है। ये थर्ड वाला मैं भी नहीं पढ़ पाई थी, इसमें लिखा था। मैं देखती हूँ ये क्वेश्चन अगर दोबारा से मैं आप लोगों को भेज पाई, तो मैं देखती हूँ ये थर्ड ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, वैसे इसका आंसर फर्स्ट है, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 117। तो ये एक निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तो तंत्रिका कोशिका जो आपकी जो नर्व होती है, न्यूरॉन है ना, तो उसके कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। इसका डायग्राम आप लोगों की बुक में बना हुआ है। जो आपकी नर्व होती है, तो उसमें इसमें से कौन सा नहीं है, बताओ। करेक्ट, रीढ़ रज्जु नहीं होती है, उसमें एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, केंद्रक होता है। उसका डायग्राम बना हुआ है, वो डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना। तो उसमें सेकंड ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इज नागफनी का पौधा है। ये आसान है, ये आप लोग भी जानते हैं, नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है।
ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज राइट, मरुस्थलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें ये पूछा गया है कि इसमें से ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं, जूट, नीम, सिनकोना और उपरोक्त सभी, इसमें से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? ठीक है, बताएं। 119 वाला है, इसमें से चार ऑप्शन है, उसमें से कौन सा रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। जिन्होंने जो ऑप्शन जिनके गलत हो रहे हैं, प्लीज इस चीज को नोट कर लेना, ठीक है, अपने कॉपी में जो क्वेश्चन आपके गलत हो जा रहे हैं। नोट्स तो आपको सभी के बनाने हैं, बट जो आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, तो वो क्वेश्चन जरूर एक हाईलाइट करके उसको नोट कर लो। इसका आंसर 1 है, जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 120, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन सा होता है? हाँ, ये सेल पे क्वेश्चन है आपका। इन चारों में से कौन सा है, बताओ। वेरी गुड, ये सबको पता है, गुड। कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस जो है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जैसे डायग्राम भी बनाते हो सेल का, तो डायग्राम देखा होगा, ऐसे जैसे कैप्सूल जैसा होता है ना? और ये श्वसन क्रिया में जो एनर्जी ये लोग निकालते हैं, वही एनर्जी को ये स्टोर करके रखता है। पावर हाउस बोलते हैं इसको, ऊर्जा ग्रह। इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी और बाकी जो ये पार्ट्स है ना, कॉल्गी